गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है 10th क्लास का सामाजिक विज्ञान का टॉपिक चलेगा आपका। उसमें आप पढ़ेंगे सबसे पहले कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। कहाँ? यूरोप में। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उदय का मतलब कैसे जन्म हुआ, यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे पनपा, पहले यहाँ शासन की क्या व्यवस्था थी, कैसे सत्ता चलती थी, अब यहाँ कैसे सत्ता चलेगी, इसके बारे में यूरोप में आपको जानकारी होगी। सबसे पहले इस टॉपिक के अंतर्गत एक टॉपिक आएगा कि राष्ट्र और राज्य का उदय आएगा। इसमें नंबर 1 राष्ट्र और राज्य का उदय। राष्ट्र और राज्य का उदय 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्र के रूप में उभरा। काय के रूप में? एक शक्ति बनकर। मतलब उस देश में, उस मुल्क में लोग इतने जागरूक हो गए कि वो राष्ट्र में एक ऐसी व्यवस्था के लिए आतुर हो गए जिससे सभी नागरिकों का समान अधिकार हो, हर चीज पर जनता को दिक्कत ना हो किसी प्रकार की। इसके लिए वो एक सब एकजुट हो गए। तो राष्ट्र और राज्य का कैसे उदय होता है? सबसे पहले यहाँ पर क्या थी? छोटी छोटी रियासतें थी, छोटे छोटे राजा थे और रियासतें थी। रियासतों में ये बटा हुआ था। उसके बाद जब ये रियासतें विलय हो गई, ये रियासतें विलय हो गई, विलय होने के बाद सबसे पहले रियासतों के बाद राज्य बने। छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आए। राज्य अब अस्तित्व में आ गए तो राज्यों के अस्तित्व में आने के बाद फिर और आवश्यकता पड़ी अच्छा प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने के लिए। तब राज्यों से कुछ आगे चलकर एक मुल्क बना। क्या बना? राष्ट्र बना। क्या बना? राष्ट्र बना। राष्ट्र का निर्माण हुआ। तो राष्ट्र का निर्माण एक बड़ी चीज थी। राष्ट्र बना और इस फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ कि एक ऐसी व्यवस्था आई, एक संहिता जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कानून संहिता। कानून का क्या होता है? एक लेखा जोखा होता है, किस तरह से लोग किन नियमों पर चलेंगे, बच्चों की शिक्षा के लिए क्या नियमावली होगी, नागरिकों के लिए क्या होगी, सारी व्यवस्था उस नियमावली में उसमें लागू की गई थी। तो यहाँ से अब आप यहाँ पढ़ेंगे कि नागरिक संहिता। क्या पढ़ेंगे? नागरिक संहिता। नागरिक संहिता
ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप इसको नोट करके और किताबों के माध्यम से आपको इसको इसमें नोट्स तैयार करने हैं। यहाँ मैं बता रहा हूँ नोट्स तैयार करने हैं। अब नेपोलियन था, नेपोलियन बोनापार्ट जिसका नाम था, उसने फ्रांस के अंतर्गत नागरिक संहिता का जो है संचार किया। उसने उसी के नाम पर नेपोलियन संहिता नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? नेपोलियन संहिता। उसने 1804 में फ्रांस में 1804 ईस्वी में फ्रांस में संहिता तैयार की और यही संहिता जो है नेपोलियन संहिता के नाम से जानेगी बाद में। तो 1804 में फ्रांस में जो संहिता तैयार की गई उसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना गया और यही नेपोलियन संहिता फ्रांस में काफी लंबे समय तक जो है प्रचलन में रही। फ्रांस के लोग इन्हीं सिद्धांतों पर चलकर अपने सत्ता के प्रति जो है जागरूक रहे, किस तरह से शासन प्रणाली चले, इसी नेपोलियन संहिता पर काफी लंबे समय तक चलाई गई। इस संहिता के आने के बाद, इस नेपोलियन संहिता के आने के बाद क्या क्या फ्रांस में समाप्त हो गया? नागरिक संहिता से कई प्रणालियों का अंत हो गया फ्रांस में। एक हो गया भूदान प्रणाली, लोग वहां जमीन का दान करते थे, वो बंद हो गया। क्या हो गया? भूदान प्रणाली। जमींदारी, दास प्रथा, नागरिक संहिता से कई प्रणालियों का अंत हो गया फ्रांस में। एक भूदान प्रणाली, जो वहाँ बड़े बड़े लोग थे वो भूदान करते थे, अपने जो वैसे लोग होते थे उनको जबर दे देते थे, तो उस पर लोग रोक लगा दी। इस प्रणाली के आने से उस पर रुकावट लगा दी कि इस तरह से लोग जमीन का दान नहीं करेंगे। वो रोक लग गई। उसके बाद जमींदारी, बड़े बड़े लोग थे जमींदारी, मतलब उनकी जमींदारी प्रथा, वो क्या करते थे कि जमीनें जो है वो प्रॉपर्टी होती थी काफ़ी उनके अंडर में रहती थी, तो उस पर रोक लगा दी कि नहीं, ये मतलब एक सीमित रहनी चाहिए जमीन। तो वो जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई। और एक दास प्रथा, दास मतलब ऐसे जो जमींदार लोग थे, ये क्या करते थे, जो मजदूर थे, गरीब तबका के थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, उनको दास बना के अपने यहाँ काम करवाते थे। एक कहना चाहिए गुलामी का जीवन जीने के लिए लोग वहाँ की जनता जो है मजबूर थी। तो ये प्रणालियाँ, ये नागरिक संहिता आने के बाद ये समाप्त कर दी गई वहाँ फ्रांस में। अब आता है अगला एक टॉपिक आएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का ये उदय हो गया। यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ उसका टॉपिक दिया जाएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद।
यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में किस तरह से राष्ट्रवाद का उदय? देखिए, नए मध्यम वर्ग का उदय। एक वहां नया वर्ग जो है उभर कर सामने आता है, उसका नाम है नया मध्यम वर्ग। न तो वो ज़्यादा हाई फाई है और न ज़्यादा जो है निम्न स्तर का है, मध्यम वर्ग है, बीच का वर्ग माना गया है, उसका उदय हुआ। वो सामने आए निकल कर प्रदर्शन करके कि हम जो है यूरोप में राष्ट्रवादी भावना के प्रति सत्ता पर जो है रहेंगे, आरूढ़ सत्ता का संचालन करेंगे और जो भी लोग करेंगे वो इस हिसाब से करवाएंगे। तो नए मध्यम वर्ग का उदय होता है, नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ है। दूसरा है उदारवादी विचारधारा का उदय। उदारवादी मतलब जो लोग उदार प्रवृत्ति के थे, लड़ाई झगड़ा वाले नहीं थे प्रवृत्ति के, सामान्य प्रवृत्ति के थे, उदारवादी थे, किसी की चोरी चुगली नहीं करते थे कहीं भी। ऐसे लोग उस सामने उभर कर आए और फ्रांस क्या नाम यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रति जो है जागरूकता अभियान लेकर आए, उदारवादी विचारधारा के लोग। तीसरा इसमें टॉपिक होता है क्रांतिकारी। क्रांतिकारी तो सभी जानते हैं, क्रांतिकारी का मतलब कोई भी क्रांति हो, चाहे वो देश राष्ट्र के लिए हो या किसी गांव में कोई छोटे स्तर की कोई बात के लिए आंदोलन किया जाए, वो क्या कहलाती है? क्रांति कहलाती है। तो क्रांतिकारियों का उदय होता है, वो एकजुट होते हैं वहाँ के यूरोप में, यूरोप की जनता कुछ लोग एकजुट होते हैं और अपना आंदोलन शुरू करते हैं यहाँ पे, मतलब अपना राष्ट्र में सत्ता के प्रति अच्छी पकड़ बने, सत्ता हमारी बढ़िया चले, सत्ता में कोई बेदखली न हो, इसके लिए क्रांतिकारियों का एक दल सामने आता है और वो अपनी मांगे रखता है। उसके बाद रूढ़िवादियों की नई भावना का उदय। जो रूढ़िवादी प्रवृत्ति के होते हैं, पुरानी सोच रखने वाले होते हैं, रूढ़िवादी लोग होते हैं, उनकी नई भावना का उदय होता है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी परंपरा मतलब पुराने उस पर क्या नाम, उस पर चलने वाले लोग, पुरानी परंपराओं पर चलने वाले लोग रूढ़िवादी कहलाते हैं। इस भावना का उदय होता है। तो इस भावना इसमें उदय ये होता है रूढ़िवादी में कि ऐसे लोग के पुराने समय में सत्ता कहती थी कि नहीं, अब ये पुराना जो है प्रजातंत्र ही नहीं रहेगा, राजतंत्र रहेगा। इस चक्कर में ये लोग अपनी एक नई भावना लेकर उदय हुए। इसी के साथ जब ये आते हैं उसी समय क्या होती है, यूरोप में और एक देश है वियना, उसमें एक समझौता होता है, संधि होती है आपस में, क्योंकि ये यूरोप जो है इसे अपने अधीन में करना चाहता है। वियना को अपने अंदर अपने उसमें लेना चाहता है, अपने क्या ना भौगोलिक नक्शे में, कि हमारा ये क्षेत्र है, वियना जो है हमारा ही हिस्सा है। वियना ये यूरोप वाले वियना को अपना हिस्सा मानने लगे थे। तो ये उनकी एक संधि हुई, समझौता, कि नहीं अब जो है पुरानी भावनाओं को नहीं मानेंगे। अगर पुरानी भावनाएं मानते हैं तो हमारे आपको इसमें शामिल होना पड़ेगा। अगर हमारे विचारों को मानेंगे तो आप अपना जैसा कुछ है वैसा अपना चलाइए। यहाँ तब ये आगे वियना की ये संधि मानी जाती है।